जीएसटी एमसीक्यूज चैप्टर सप्लाई। दोस्तों अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिए एग्जाम्शन इन द कमेंट सेक्शन, और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो नीचे जो लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं ये कंटेंट जो है, जो भी सॉफ्ट कॉपी वगैरह होती है, वो मैं शेयर करते रहता हूँ, और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ऑफर्स जो होते हैं वो भी वहां पे ही दोस्तों पोस्ट करते रहता हूं। तो स्टे ट्यून्ड विद द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो माय डियर फ्रेंड्स। अब शुरू करते हैं दोस्तों सप्लाई चैप्टर के एमसीक्यूज। दोस्तों, गुड्स एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 इंक्लूड्स व्हाट? एक्शनेबल क्लेम्स, यस। दोस्तों सोगा में भले ये एक्सक्लूडेड होगा, पर जीएसटी में ये इंक्लूडेड है। इसीलिए दोस्तों लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, कसिनो को हम लोग टैक्सेबल कर सकते हैं, बिकॉज वो एक्चुअली और कुछ नहीं पर गुड्स है, और वो एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर आ जाते हैं। तो एक्शनेबल क्लेम्स यस। ग्रोइंग क्रॉप्स अटैच टू लैंड अग्रीड टू बी सीवियर्ड बिफोर सप्लाई, यस। थर्ड, मनी, ओके एब्सोल्युटली नो। सिक्योरिटी, नो। दोस्तों ये दोनों नहीं आएंगे, तो आंसर आ जाएगा 1 एंड 2, और वो है दोस्तों सी। नेक्स्ट, which of the following is not considered as goods under the CGST Act 2017? ओके सबसे पहला है 10 पैसा कॉइन हैविंग सेल वैल्यू ऑफ 100। दोस्तों इसमें मैक्सिमम बच्चे क्या है, इसको मनी गिन लेते हैं, और मनी गिनने के कारण ऑब्वियसली अभी जो हम लोगों ने बताया कि मनी इज नॉट अ पार्ट ऑफ आइदर द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विस, इसीलिए दोस्तों उस पर जीएसटी नहीं लगता, राइट। पर दोस्तों ये मनी नहीं है। मनी कब होता है पता है? जब 100 रुपए की अगर क्या है नोट है, उसकी वैल्यू 100 रुपया है, तो वो मनी है, समझा। अगर 1 रुपए का कॉइन और उसकी वैल्यू 1 ही रुपया है, तो वो मनी है। पर यहाँ पे 10 पैसे का कॉइन का वैल्यू 10 पैसा नहीं है, बकायदा, अलकायदा नहीं बचा, बकायदा 100 रुपया है। तो अब समझिए दोस्तों, ओके ये एक आर्टिक्राफ्ट हो गया है, ये अपने आप में एक गुड्स हो गया है, जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, कल उठ के 1000 होगी, और अगर ये और ज्यादा रेयर हो गया तो शायद 1 लाख या फिर 1 करोड़, डजेंट मैटर। जितना टाइम पास होते जाएगा, जितना रेयर ये कॉइन होता जाएगा, उतना ओके महंगा ये कॉइन बिकेगा, राइट। तो जब कोई क्या है नोट या कॉइन की वैल्यू उतनी नहीं होती जितनी उसके अंदर लिखी है, उससे ज्यादा होती है, तब वो अपने आप में गुड्स ही माना जाता है, ठीक है, परफेक्ट। दूसरा, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी। दोस्तों शेयर्स इज सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज फिर वो लिस्टेड कंपनी का हो या अनलिस्टेड, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर, और इसीलिए दोस्तों ये गुड्स नहीं है। नेक्स्ट, लॉटरी टिकट्स। दोस्तों लॉटरी टिकट्स इज डेफिनेटली इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स ऊपर ही हम लोगों ने देखा कि वो आता है इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स, और इसीलिए दोस्तों ये आ जाएगा। तो 1 and 3 is the answer, right, and which is why C is the option. Next, Ram, a stockbroker, charges some service charges or service fee or documentation fee or broking charges or some like a kind of fee in relation to transaction in securities. The same would be consideration for provision of service. Will such brokerage or service fee be service charge and chargeable to GST? Absolutely yes, my dear friends. It will be chargeable to GST because बकायदा क्या है दोस्तों, सर्विस की डेफिनेशन में ये बोला गया है कि ब्रोकिंग फीस जो है, जो एक ब्रोकर चार्ज करता है अपने क्लाइंट को, वो स्पेसिफिकली बोला गया है कि ये सर्विस है, और इसीलिए दोस्तों इसे सर्विस माना जाएगा और इस पर लग जाएगा जीएसटी। नेक्स्ट, which of the following is a correct statement? Currency held for its numeristic value falls under goods. न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का मतलब क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। बेसिकली इसको एक माने ऐसे समझो कि कलेक्शन ऑफ रेयर कॉइन्स, राइट। ऊपर जो वो 10 पैसे वाला था ना, 10 पैसा जो क्या है 100 रुपया है, उसको न्यूमिस्मेटिक वैल्यू बोलते हैं, कि एक रेयर कॉइन है, और वो रेयर कॉइन होने के कारण उसका वैल्यू 10 पैसे से अभी सीधा 100 रुपया हो गया, राइट। तो क्या ऐसे करेंसी को, राइट, जिसको हम लोग एक न्यूमिस्मेटिक वैल्यू की तरह रख रहे हैं,
क्या उसको गुड्स के अंदर रखना चाहिए? आंसर इज यस. करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू शुड फॉल अंडर गुड्स. इट इज नॉट मनी बॉस, इट इज नॉट मनी, राइट. तो ये करेक्ट है. करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू डजंट फॉल. नहीं, इट डज फॉल बेटा, राइट. मनी शैल इंक्लूड करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमिस्मेटिक वैल्यू. मनी शैल इंक्लूड करेंसी held for its numismatic value. Absolutely not. Money should not include that. Okay, simple, right? Because आज उसका ऐसा नहीं है कि 10 रुपए का वैल्यू 10 रुपया है. नहीं, 10 रुपए का वैल्यू अगर 10 करोड़ है, राइट, तो फिर वो न्यूमिस्मेटिक वैल्यू के लिए ही रखा गया है. एंड दैट इज नॉट मनी, दैट इज गुड्स. ओके, तो सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स. ये भी क्या है? एब्सोल्युटली ओके, गलत हो जाता है. ए एंड सी क्लियरली ये ऑप्शन नहीं आएगा, बिकॉज द ओनली ऑप्शन दैट सर्व्स हियर इज माय डियर फ्रेंड्स इज ए, कि भैया वो गुड्स है और वो गुड्स ही रहेगा. ओके, ए और सी कैसे आ सकता है? वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है यार, नॉनसेंस. ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आ गई, इशारा किस बात की तरफ है. ओके, यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि ये जो 10 पैसे वाला कौन है, इट हैड अ न्यूमिस्मेटिक वैल्यू. ओके, परफेक्ट, ठीक है, डन. एंड इसीलिए वो गुड्स के डेफिनेशन के अंदर आता है. ओके, परफेक्ट है गाइस. नेक्स्ट क्या है? एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन बाय कैश और एनी अदर मोड बाय चार्जिंग अ सेपरेट कंसिडरेशन एज सर्विस. एब्सोल्युटली ट्रू है दोस्तों, राइट. हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी लिया था बहुत बार, कन्वर्जन ऑफ कैश और एनी अदर मोड. तो दोस्तों कन्वर्जन ऑफ कैश ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए 1000 रुपये और आपने मुझे दिए 100 रुपये के 800 नोट. तो जो 200 रुपये आपने कम दिया वो कमीशन है, और वो कमीशन को ही बोला जाएगा क्या? दैट इट इज सर्विस. ओके बाइंडो, ओके फ्रेंड्स. ओके, सिक्स्थ, which one of the following is not considered as consideration in related to supply of goods or service? सबसे पहला, right, a deposit given in respect of supply of goods or service. दोस्तों, a deposit given in respect of supply of goods or service is not a part of consideration unless okay, you are recovering that, you are forfeiting that money to recover the consideration that you should have received. तो अगर आप उसे फोरफीट करते हो तो बात अलग हो जाता है, पर वो एक डिपॉजिट है जो एक नेचर ही होता है कि डिपॉजिट का मतलब होता है रिफंडेबल डिपॉजिट, तो फिर वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होता. ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट, एनी सब्सिडी गिवन बाय सीजी और एसजी. दोस्तों ये भी याद रखना एक्सक्लूडेड है, ठीक है. एंड एनी सब्सिडी अदर देन गिवन बाय सीजी और एसजी, दोस्तों ये क्लियरली इंक्लूडेड है इन द value of supply and it is also definitely a part of consideration, right. तो अगर मैं बोलूँ तो A and B is the answer and इसीलिए D जीत जाएगा. ठीक है, परफेक्ट है, यस. नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं 7(1)(c) के रिलेशन में MCQs की. Determine which of the following independent cases will be deemed as supply even if made without consideration in terms of Schedule 1 of CGST Act. तो ए बी एंड एसोसिएट्स ट्रांसफर्स स्टॉक ऑफ गुड्स फ्रॉम इट्स मुंबई ब्रांच टू कोलकाता ब्रांच फॉर सेल ऑफ सच गुड्स एट दैट डेपो, राइट. तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज स्टॉक ऑफ गुड्स ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम मुंबई ब्रांच टू कोलकाता डेपो, जो ऑब्वियसली ए बी एंड एसोसिएट्स का ही था. और दोनों क्या है? ओके, मैं अज्यूम करता हूँ कि अलग अलग क्या है, ऑब्वियसली स्टेट में तो है ही, उसमें अज्यूम करने ऐसी बात नहीं है, पर वो दोनों रजिस्टर्ड भी है. उनको ये डेटा देना चाहिए था, देते तो बहुत अच्छा रहता मेरे हिसाब से, राइट. तो और भी क्या है, क्लैरिटी आ जाता, पर ये अज्यूम किया जाता है. और उस प्री टेक्स्ट में मैं बोलूँगा क्या, कि डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे ये डीम सप्लाई हो जाता है अंडर शेड्यूल 1 सेक्शन 7(1)(c). ठीक है, नेक्स्ट, मिस्टर रघुवीर, डीलर ऑफ AC, परमानेंटली ट्रांसफर्स मोटर व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट. ITC was blocked and therefore was not available. दोस्तों याद रखना, अगर आप परमानेंटली ट्रांसफर करते हैं कोई बिजनेस एसेट विदाउट कंसिडरेशन, ओके,
और याद रखिएगा क्या माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, उस पर अगर आप आईटीसी ले लेते हो तो वो 7(1) के तहत डीम सप्लाई हो जाता है। ठीक है, यस, परफेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स। पर दोस्तों यहाँ पे वो आईटीसी नहीं ले रहा है, इसीलिए वो 7(1) में नहीं आएगा। डज दैट मेक सेंस माय डियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, Mr. Riddhi, an employee of Sun, received gift from her employer on the occasion of Diwali worth 21,000। दोस्तों अगर ये 21,000 या 21 lakhs होता या एनी गिफ्ट विच इज मोर देन 50,000 होता तो डेफिनेटली दोस्तों मैं बोल पाता कि भैया क्या सिंपल सी बात है कि ये डीम सप्लाई हो जाता। पर दोस्तों ये डीम सप्लाई नहीं है, ये डीम सप्लाई नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्रोविजो टू 7(1) इसे बचाने आ जाता है। और प्रोविजो दोस्तों यही बोलता है कि भैया ये सप्लाई नहीं है। ओके, जो भी क्या है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देना चाहता है अप टू 50,000 पर एम्प्लॉय पर फाइनेंशियल ईयर, वो सप्लाई नहीं है एज पर प्रोविजो टू 7(1). ओके, परफेक्ट। तो आंसर क्या है फिर? ओके, ए, क्योंकि 1 में ही क्या है आप बोलेंगे कि ये सप्लाई था, डीम सप्लाई था। ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, ओके, स्पेसिफाई द एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। दोस्तों डेफिनेटली शेड्यूल 1 में ही उसकी बात की है, और कहाँ बात की है? कहीं बात नहीं की है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन डज नॉट क्वालिफाई माय डियर फ्रेंड्स एज सप्लाई? पहला, डिस्पोजल ऑफ कार विदाउट कंसिडरेशन एंड वेयर द पर्सन हैज नॉट क्लेम्ड ITC। ओके, तो दोस्तों यस, यहाँ पे मैं बोलूँगा कि ये अगेन ऊपर वाला ही ट्रांजैक्शन था। यहाँ पे ITC ना लेने के कारण, ले लिया होता तो डीम सप्लाई होता। ओके, पर अगर नहीं लिया दोस्तों तो वो सप्लाई नहीं है, और हमको वही चाहिए, डज नॉट क्वालिफाई सप्लाई वाले ट्रांजैक्शंस, तो यस इट इज नॉट अ सप्लाई। नेक्स्ट, वेयर अ प्रिंसिपल मेक सप्लाईज टू एजेंट हु इज ओके also registered under GST and is situated within the same state, and the invoice for further supply is issued by the agent in his own name, right? तो आज प्रिंसिपल ने सप्लाई किया एजेंट को, ओके, एंड ये एजेंट इज ऑल्सो रजिस्टर्ड अंडर GST एंड इज सिचुएटेड विद इन द सेम स्टेट एंड द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई। तो एजेंट ने जो आगे सप्लाई किया है उसने अपने नाम के अंदर किया है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे केस में डेफिनेटली ओके, प्रिंसिपल एजेंट का जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है बेटा, वो संबंध माय डियर फ्रेंड्स डीम सप्लाई के तहत 7(1) के तहत कवर हो जाता है, तो ये डीम सप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट, ओके, when the head office makes a supply of service to its own branch outside the state, when a head office makes supply of service to its own branch outside the state, दोस्तों गुड्स हो या सर्विस हो, आप अपनी ही ब्रांच आउटसाइड द स्टेट को अगर करते हो तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन ही माना जाता है। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे मैं फिर भी बोलता, मुझे लगता है कि थोड़ा क्लैरिटी और दे दे तो बेहतर होता, पर यह अज्यूम किया जाता है कि या तो एक रजिस्टर्ड होगा और दूसरा भी रजिस्टर्ड होगा, या फिर एक रजिस्टर्ड होगा दूसरा अनरजिस्टर्ड होगा, डजंट मैटर, डिस्टिंक्ट पर्सन दोनों के ही केस में आ जाता है। ओके, स्पेशली व्हेन यू आर इन द अदर स्टेट, योर ब्रांच इज इन द अदर स्टेट, तो बस यहाँ पे ये भी डीम सप्लाई में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज ये स्टॉक ट्रांसफर ही होता है, या फिर इस केस में ये सर्विस होगा विदाउट कंसिडरेशन। When a person imports service without consideration for the purpose of his business from his elder son living outside India, import of service है, yes, without consideration है, yes, from related person है, yes, is it in the course of business, yes, इसीलिए ये डीम सप्लाई हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे पहला ही ट्रांजैक्शन है दोस्तों जो क्वालिफाई नहीं होगा, दूसरे सब क्वालिफाई हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, Mr. James Bond 007, okay, is a registered person under GST in the state of Maharashtra who sells footwear to its customers locally within the same state. He has been appointed as agent by Messrs. Toto Shoes Limited, a company registered under GST in the state of Karnataka. During financial year, Toto sends taxable goods worth rupees 5 crore from its Bangalore store to James Bond, who sells such goods for rupees 5 crore by raising invoice using GSTN of Messrs. Toto Shoes, right? तो दोस्तों बहुत ज़रूरी है
कि ही हैज़ अपॉइंटेड एज एन एजेंट बाय मेजर्स टोटो शूज, राइट। और नीचे जो इनवॉइसेस इशू किए वो किसका जीएसटी नंबर लेके गए हो आप? टोटो शूज का। मिस्टर जेम्स बॉन्ड रिसीव्स अ कमीशन ऑफ 60 lakhs फ्रॉम टोटो शूज ड्यूरिंग द सेट फाइनेंशियल ईयर। अब आपको रिलेशनशिप बताना है दोस्तों कि दोनों के बीच में जो प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप है वो डीम सप्लाई के अंदर आएगा या नहीं आएगा, और वैल्यू ऑफ टोटो शूज कितना है एंड जेम्स बॉन्ड का वैल्यू कितना है वो बताइए। तो दोस्तों गौर से अगर आप ये ट्रांजैक्शन को देखेंगे तो सिंपल सी बात है, ओके। टोटो शूज प्रिंसिपल है और ये जेम्स बॉन्ड जो है वो एजेंट है, ठीक है, परफेक्ट। अभी जेम्स बॉन्ड आगे जब ये माल बेचता है तो वो अपने नाम से इनवॉइस इशू नहीं करता है, वो टोटो के नाम से इनवॉइस इशू करता है। तो जो वो माल बेच रहा है ना, याद रखना वो टोटो के अंदर ही वो टर्नओवर आएगा, राइट, और वो अपना कमीशन अलग से ले लेगा। तो सिंपल सी बात है, जो शूज़ जेबी ने भी बेचे हैं ना वो टोटो के अंडर ही आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ओके। वो टर्नओवर टोटो के अंदर ही आएगा एंड जेबी अलग से अपना कमीशन ले लेगा। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड्स टोटो शूज़ का अगर आप टर्नओवर देखें तो वो होगा 5 करोड़, क्योंकि इनवॉइस उसी के नाम पे रेज हुए हैं। और जेम्स बॉन्ड को जो 60 लाख का कमीशन मिलने वाला है टोटो से, वो उसका इनवॉइस रेज कर देगा 60 लाख का, ओके, टोटो को 60 लाख का, और इसीलिए 60 लाख का कंसिडरेशन बन जाएगा किसका? जेम्स बॉन्ड। आर यू कैरिंग इट? यस। 11th माय डियर फ्रेंड्स क्या है बताइए? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सप्लाई अंडर CGST एक्ट? Goods supplied free of cost by X and Sons to its agent for supply to customers at 5,000। दोस्तों आज goods worth ₹5,000 are supplied free of cost by X and Sons to its agent for further supply, ठीक है दोस्तों। याद रखो, आप कभी भी याद रखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे फ्रैंकली, ओके, मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन था कि एजेंट का भी क्या है एक पर्सपेक्टिव दिया जाए कि एजेंट ने आगे जाके अपने नाम पे इशू किया है या फिर प्रिंसिपल के नाम से ही क्या है फर्दर सप्लाई कर दिया है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए इंफॉर्मेशन। पर जब ऐसा कुछ बोला जाता है और कुछ ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होता तो बस गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए ना, बस उतना ही याद रखो। तो गुड्स फ्री ऑफ कॉस्ट जब भी दिए जाते हैं तो आपको पता है कि 7(1)(a) के तहत कंसिडरेशन का जो कंडीशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। योर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सोल्ड शुड इंक्लूड कंसिडरेशन, शुड इंक्लूड कंसिडरेशन, समझा? यस, ये बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। एंड सिंस क्लियरली द कंसिडरेशन हियर इज एब्सेंट, सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, importation of accounting services for business purpose free of cost from a dependent father residing in US। दोस्तों अगेन फोकस करो कंडीशंस पे 7(1)(c) की। क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है? यस, ओके। विदाउट कंसिडरेशन? यस। फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन? यस। इज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस? यस। तो डेफिनेटली ये सप्लाई है। An expensive watch gifted to an employee worth 50,000 up to 50,000, it is not a supply. A machinery disposed of free of cost on which ITC has been availed, दोस्तों availed है इस बार, ITC has been availed, right? तो डेफिनेटली ये डीम सप्लाई बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, which of the following services received in the course or furtherance of business without consideration amounts to supply, right? तो अगर import of service by person in India from his son well settled in US, तो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पे import of service है विदाउट कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस है। आपको सिर्फ एक ही टेस्ट चेक करना है कि रिलेटेड पर्सन है कि नहीं, तो सन रिलेटेड पर्सन है, ओके, एंड डेफिनेटली दोस्तों ये हो जाएगा सप्लाई। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, दोस्तों फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी यानी कि वो होली डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए वो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन में नहीं आएगा।
not a supply. Third, from his brother wholly dependent on such person in India in France. दोस्तों तो यहाँ पे वो wholly dependent है, इसीलिए वो related person आएगा और इसीलिए वो डीम सप्लाई भी हो जाएगा. And last is import of services by person in India from his daughter wholly dependent on such person in India in Russia. तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड सिंपल सी बात है कि आज जो डॉटर है वो भी दोस्तों होली डिपेंडेंट है. ओके, पर फ्रैंकली स्पीकिंग याद रखना सन या डॉटर के केस में मैं होली डिपेंडेंट का कंडीशन भी नहीं देखूंगा. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा क्या, सप्लाई. तो 1, 3, 4 एंड दैट्स ऑप्शन ए डन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 13, which of the following statement is true under GST law? Grandparents are never considered as related person to their grandson. Okay, पहले पढ़ लिया कर. ऐसा तुझे लग रहा है ना कि डाइसी है, तो पहले पढ़ लिया कर वो चीज़ों को. Grandparents are always considered as related person to grandsons and granddaughter. ठीक है, ऊपर में never बोला, यहाँ पे always बोला है. Third is grandparents are considered as related person to their grandsons and granddaughter only if they are wholly dependent. And last is if they are not dependent. कौन सा सही है, सी वाला, जहाँ पे दोस्तों वो दोनों रिलेटेड पर्सन तभी होंगे जब देर इज अ डिपेंडेंसी वाला इक्वेशन. समझा? यस. तो ऑलवेज नेवर का क्वेश्चन ही नहीं है कि रिलेटेड तभी होंगे जब वो होली डिपेंडेंट होंगे. एज सिंपल एज दैट. ठीक. Assume that all the activities given below are undertaken for a consideration. State which of the following is not a supply of service. Renting of commercial office, definitely it is supply of service. Employee agreeing not to work for the competitor organization after leaving. दोस्तों non-compete fee, it is supply of service. Refraining from doing an act, supply of service. Repairing mobile phone, definitely supply of service है. प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये 7.2 के तहत याद रखना दोस्तों सप्लाई ही नहीं है. सप्लाई नहीं है भाई ये. ठीक है, डन. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सप्लाई ऑफ सर्विस देन? तो पहला है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स. ठीक है. नेक्स्ट इज transfer of title in goods. Next is transfer of title goods under an agreement but the property shall transfer at a future date. दोस्तों ये all of the above आ जाएगा because ये भी है, ये भी है, ये भी है. पहला वाला ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स का मतलब है कि राइट टू यूज आप दे रहे हो. समझा? क्या दे रहे हो? राइट टू यूज. ओके, तो सब्सटेंशियली ओके, तो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स जो है ओके विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल जब होता है. एक सेकंड, माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड माय बैड. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज सप्लाई ऑफ सर्विस. माय बैड. तो जब ट्रांसफर ऑफ टाइटल ट्रांसफर नहीं होता है बट माय डियर फ्रेंड्स ट्रांसफर होता है राइट टू यूज, यानी कि मैंने गाड़ी भाड़े पे दी है, गाड़ी को बेचा नहीं, गाड़ी आपको भाड़े पे दी है, तो मैंने आपको टाइटल जो है वो ट्रांसफर नहीं किया, मैंने आपको सिर्फ यूसेज के राइट्स दिए कि 1 महीना यूज कर वापस दे दे. गॉट इट? तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस. ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन गुड्स, ये तो आपने गुड्स बेच दिया है बेटा, तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स. एंड थर्ड जो है दोस्तों अगेन ये भी सप्लाई ऑफ गुड्स ही है बिकॉज यहाँ पे भी आज नहीं तो कल टाइटल ट्रांसफर होगा. क्लासिक केसेस हायर परचेज अग्रीमेंट. तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक मोबाइल फ़ोन खरीद रहा हूँ और वो 5 किस्तों के बाद मेरा हो जाएगा, तो आज 5 किस्तों के बाद मेरा हो जाएगा ना, यानी कि क्रोमा से वो ओनरशिप मेरे को ट्रांसफर हो जाएगा. तो आज नहीं तो कल टाइटल तो ट्रांसफर हुआ, तो जब भी टाइटल ट्रांसफर होता है दोस्तों वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है यार. समझा? यस. ओके, डन. तो इसीलिए सर्विस पहला ही है. Okay, sorry, my bad. Which of the following activities shall be treated neither as supply of goods nor supply of service? Okay, permanent transfer of business where ITC has been availed. डीम सप्लाई है दोस्तों, ये आपको पता ही होगा.
टीम सप्लाई ऑफ गुड्स। ट्रांसफर और टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, दोस्तों ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, पता ही होगा आपको। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, दोस्तों ये 7.2 में आता है, राइट। और ये सप्लाई नहीं है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये भी सप्लाई नहीं है। ओके, तो थर्ड और फोर्थ आ जाएगा आंसर। आंसर इज डी 17। Which of the following activities is outside the scope of supply and not taxable under GST? तो पहला वाला एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाला रिलेशनशिप 7.2 के अंदर आता है, नॉट अ सप्लाई। फ्यूनरल, नॉट अ सप्लाई। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग, नॉट अ सप्लाई। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, यस ऑल ऑफ द अबव। ओके, 18th, विच ऑफ देम इज कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, राइट। तो रेंट डीड एग्जीक्यूटेड फॉर रेंटिंग ऑफ 2 different floors of building, one for residential and another for commercial person। ओके, तो रेंट डीड एग्जीक्यूट हुआ है फॉर रेंटिंग 2 floors, एक कमर्शियल के लिए और एक अपना है रेसिडेंशियल के लिए। दोस्तों ये कोई नेचुरली बंडल्ड सर्विस नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है कि सब लोग ही क्या है बेटा घर भी भाड़े पे देते 1 फ्लोर और क्या कमर्शियल ऐसे ही प्रैक्टिस चल रहा है, ये कोई ट्रेड प्रैक्टिस नहीं है। तो ये नेचुरली बंडल्ड है ही नहीं बॉस, सवाल ही नहीं होता। ओके, दिस इज नॉट नेचुरली बंडल्ड। पैक ऑफ वॉच टाई एंड बेल्ट, ये कौन साथ में देता है भैया? ये भी क्लासिक एग्जांपल ऑफ मिक्स सप्लाई है, स्पेशली अगर ये सिंगल प्राइस होता है तो। दिस इज ऑल्सो नॉट नेचुरली बंडल्ड। पैकेज ऑफ कैंड फूड सच एज बर्गर, चॉकलेट, स्वीट, केक्स, सिंपल, नेचुरली बंडल नहीं है भाई। गॉट इट? तो ए, बी और सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो तीनों ही क्या है, नेचुरली बंडल नहीं है, ऑप्शन डी आ जाएगा। नेक्स्ट इज डैश सप्लाई कंप्राइजिंग ऑफ 2 or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts the highest rate of tax। highest rate of tax, right? इशारा किस बात की तरफ है? मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई में ही ऐसा होता है कि देयर इज हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स एंड इट एंड्स देयर। ओके, नेक्स्ट 20th, देयर इज अ डिफरेंस इन टैक्सेबिलिटी ऑफ गुड्स forming part of composite supply and mixed supply। Here are few examples that you need to know for the same। सबसे पहला, Mr. A buys a car and purchases the warranty and maintenance of the car by paying a nominal amount। Car warranty and maintenance here are mixed supply। दोस्तों तो यहाँ पे इट्स क्लियरली नॉट अ मिक्स सप्लाई बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल रीजन, ये एक नेचुरली बंडल चीज़ होता है। कार के साथ हमेशा क्या है, मेंटेनेंस मिलता ही है जिसके लिए आपको एक छोटा अमाउंट देना पड़ता है साथ साथ में, राइट। एंड गवर्नमेंट उसको कंपोजिट सप्लाई ही गिनता है, विद द प्रिंसिपल सप्लाई इज बाइंग कार एंड नॉट बाइंग दैट वारंटी। ठीक है, तो इट इज़ नॉट माई डियर फ्रेंड्स अ मिक्स सप्लाई, इट्स अ कंपोजिट सप्लाई बिकॉज दिस इज हाउ द ट्रेड प्रैक्टिस इट, वो समय हमेशा साथ में ही बिकता है वो, राइट। मिस्टर ए बाइज अ कार एंड परचेज वारंटी by paying a nominal amount and the car warranty and maintenance here are composite supply। it's not a, it's remember my dear friends, okay। ऊपर मिक्स सप्लाई लिखा था, यहाँ पे composite सप्लाई लिखा, तो ट्रू है कि ये composite सप्लाई है भाई। ठीक है, थर्ड, measures Miss A buys a microwave and some utensils for use in micro oven। both oven and utensils are sold at a single price। तो दोस्तों आपको 2 अलग अलग चीज़ दी गई है एट अ सिंगल प्राइस, तो हियर इट्स नॉट अ कंपोजिट सप्लाई, इट्स अ मिक्स सप्लाई बिकॉज माइक्रोवेव ओवन के साथ उसके यूटेंसिल्स नहीं आते, सिर्फ माइक्रोवेव ओवन ही आता है, पर दोनों को साथ में एक ही प्राइस में बेचा जा रहा है, तो वो मिक्स सप्लाई है बिकॉज इट्स नॉट आर्टिफिशियली बिकॉज इट्स आर्टिफिशियली बंडल्ड एंड इट इज सेलिंग एट अ सिंगल प्राइस। नेक्स्ट, Miss A buys chocolates, juices and biscuits from a shop। all items have different prices। chocolate, juices and biscuits are mixed supply। बेटा अलग अलग प्रोडक्ट बंडल करके देना ठीक है, मेन डिफरेंशिएटर है कि वो सिंगल प्राइस पे जा रहा है या डिफरेंट प्राइसेस पे। तो सिंस यहाँ पे डिफरेंट प्राइसेस है
क्लियरली माय डियर फ्रेंड्स, सिंपल सी बात है, ये मिक्स सप्लाई नहीं है, ये मिक्स सप्लाई नहीं है, ठीक है, डन है बॉस, इट्स नॉट अ मिक्स सप्लाई, ओके। तो द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाईज आर 1, 2 and 3, sorry, 2 and 3, correct examples is 2 and 3, right, तो आंसर आ जाएगा बी। दोज आर परफेक्ट एंड एप्ट करेक्ट एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट फटाफट से देख लो 21, Vishnu Mega Mart, operating a store located and registered in Rajasthan, has come out with a big discount offer at the time of Diwali on various gift items. क्या बात? In order to attract more customers, it has decided to supply a gift packet of 5 packets of Haldiram Namkeen, taxable at 12%, roasted smoked almonds 18%, Bonville chocolate 28%, Real fresh juice 18% in one basket for a single price of 1000 रुपया। खत्म मिक्स सप्लाई, मैं देखूंगा ही नहीं आगे यार। और 18% और हाईएस्ट रेट जो होगा, जो 28% है, वो एप्लीकेबल हो जाएगा। डी इज द आंसर। व्हाट आर द फैक्टर्स डिफरेंशिएटिंग कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई? सिंपल, पहले तो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए, राइट, एंड साथ साथ में बहुत ज़रूरी है कि देयर शुड बी एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई ऑल्सो। तो 22 का आएगा सी। बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स विद मील ऑन बोर्ड ड्यूरिंग ट्रैवल विल बी टैक्स्ड एंड एट द रेट ऑफ। सिंपल सी बात। तो बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स विद मील ऑन बोर्ड, विथ अ मील ऑन बोर्ड, दोस्तों ये क्लासिक एग्जाम्पल है कॉम्पोजिट सप्लाई का, एंड इसीलिए यहाँ पे composite supply and principal supply आ जाएगा। That's how it works out. Okay, ये naturally bundled है। Under GST Act, supply of assortment of sweets, chocolates and firecrackers packed in a gift hamper is assortment of sweets, chocolates and firecrackers packed in a gift hamper. Okay, दोस्तों फ्रैंकली मेरे हिसाब से ये मिक्स सप्लाई नहीं होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों को और एक चीज़ बोलना चाहिए था, फॉर अ सिंगल प्राइस। ऐसा बोल देते ना तो मैं कन्विंस्ड हो जाता कि ये मिक्स सप्लाई है, समझा, पर उन्होंने वो नहीं दिया है। तो अभी नहीं दिया है तो ये अज्यूम ही किया है इन लोगों ने। तो मेक श्योर कि ऐसा जब कोई क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता ऐसा आएगा, पर वो आप अजम्पशन ले लो और मिक्स सप्लाई को ही क्या है टिक मार्क करना फिर, राइट। पर आइडियली दिस शुड गिव एक्सप्रेसली, इशारा किस बात की तरफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 जो XX है रजिस्टर्ड इन दिल्ली, दोस्तों ये ऑलरेडी हम लोगों ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, RCM में किया है ये केस, राइट। तो वहाँ पे वी ऑलरेडी डन दैट। सो या दैट्स इट, वी आर डन विथ माय डियर फ्रेंड्स। ओके, ऑल द गुड MCQs दैट कैन बी आस्क्ड विथ रिस्पेक्ट टू सप्लाई चैप्टर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिए। ओके, एग्जेम्पशन इन GST पक्का है इस बार, ओके, सो दैट आई गेट मोटिवेटेड दैट द कंटेंट दैट आई एम ब्रिंगिंग टू यू इज मेकिंग सेंस एंड इज हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड बेटर। थैंक यू गाइस। और टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, कोई भी अपडेट्स होगी GST की वो डेफिनेटली वहाँ पे आएगी और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी।